Rahim. Let's begin today's class. आज बेसिकली हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो आपको पिछली क्लास में दिए थे रिलेटेड टू लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, और ये कुछ ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिसमें आई बिलीव के हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के, चाहे वो थ्योरेटिकल हैं चाहे वो अप्लाइड हैं, थ्रू दीज क्वेश्चंस वी विल बी एबल टू कवर दोस कॉन्सेप्ट। तो आज क्वेश्चन करते हुए वो कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज भी हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, दूसरा क्वेश्चन ICMAP के पास पेपर से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और इसको करवाने से पहले एक दफा जस्ट मैं क्विकली 1-2 मिनट्स में आपको लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की जो मेन पॉइंट है वो बता दूं कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें किसी भी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को जांचने के लिए उसकी जो कॉस्टिंग करनी चाहिए वो लाइफ साइकिल बेसिस पे करनी चाहिए। अब लाइफ साइकिल क्या होता है? लाइफ साइकिल में एक प्रोडक्ट डेवलप होता है, इंट्रोड्यूस होता है, ग्रो करता है, मैच्योरिटी की तरफ जाता है, डिक्लाइन की तरफ जाता है, तो इसमें कुछ अरसा लग जाता है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल लग जाते हैं। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप तमाम कॉस्ट को जो ओवर द लाइफ साइकिल लगी है उसको इकट्ठा कर लें। सो यू एक्यूमुलेट ऑल द कॉस्ट दैट इज इनकर्ड ओवर द लाइफ साइकिल, और फिर आप रेवेन्यूज को भी इकट्ठा कर लें। और डेफिनेटली ये दोनों एस्टिमेटेड होंगे, आप एस्टिमेटेड लाइफ साइकिल कॉस्ट क्यूमुलेट करेंगे और एस्टिमेटेड लाइफ साइकिल रेवेन्यूज क्यूमुलेट करेंगे, और जो डिफरेंस होगा इन दोनों का वो एस्टिमेटेड लाइफ साइकिल रिटर्न होगा। और अगर वो रिटर्न आपके satisfactory नहीं है तो फिर you come up with various strategies to maximize that return। वही हमने strategies पिछली क्लास में पढ़ी हुई थी। तो और इसके जो ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है पीरियोडिक कॉस्टिंग का, उसमें ऐसा नहीं होता कि हम तमाम सालों का कॉस्ट रेवेन्यू एक्यूमुलेट करते हैं। उसमें हम सिर्फ एक साल का जो करंट पीरियड होता है उसका रेवेन्यू और उसकी कॉस्ट एक्यूमुलेट करके उस साल की प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं। हम फ्यूचर पीरियड्स को कंसिडर नहीं करते। तो इसी पे ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है। और अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे थोड़ा सा इनपुट लेना चाहूंगा आप लोगों से। आप लोगों ने वैसे ये क्वेश्चन पढ़ भी लिया होगा, इसका सोल्यूशन भी मोर और लेस मैंने शेयर कर लिया है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए वेरी क्विकली बिफोर आई एलैबोरेट ऑन दिस क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन है, व्हिच मींस कि आपको थ्योरी का सवाल भी आ सकता है। तो क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2, enumerate, so let me just highlight that question। ठीक है जी, enumerate the components। enumerate means you just number down, numbering करें उन components की of a product cost that are linked with marketing strategies at various stages of the product life cycle। अब यहाँ पे भी देखिए एग्जामिनर, फिर मैं कल अपने उसमें फेसबुक लाउंज में भी यही बात कर रहा था कि यहाँ पे देखिए उसके साथ ही लिंक विद मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के लाउंज भी कर दिया। तो मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे, इंट्रोडक्शन पे, ग्रोथ पे, डिक्लाइन पे, मैच्योरिटी पे, डेवलपमेंट पे, आपने बताना है कौन कौन सी कॉस्ट लगती हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट लगती हैं, उसको आपने लिस्ट डाउन करना है 1 2 3 4 5 6। तो आई एम नाउ लुकिंग एट योर आंसर्स। होपफुली आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, लेक्चर्स ले लिए हैं, क्वेश्चन भी शायद कर लिया हो, तो अब यू शुड बी एबल टू लिस्ट डाउन दीज कॉस्ट। तो जी, हाउ मच स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग, तो दिस इज वन कंपोनेंट। एक आपने कंपोनेंट बता दिया कि हमारी जो लिस्ट होगी 1 2 3 4 5, उसमें हम ये भी लिस्ट डाउन करेंगे कि हम मार्केटिंग की कॉस्ट या एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट जो है वो कंसिडर करेंगे। इसके अलावा, मार्केटिंग की कॉस्ट के अलावा और कोई चीज जो हम इस लिस्ट में ऐड करना चाहेंगे? कस्टमर केयर, सर्विस चार्जेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, वेरी राइट। तो अब लिस्ट में हमारे एक चीज ऐड होगी, मार्केटिंग कॉस्ट के साथ साथ रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट भी ऐड हो गई। कस्टमर केयर, सर्विस चार्जेस, डिजाइनिंग की कॉस्ट ये भी ऐड हो गई। तो ये लिस्ट बनती जाएगी, आप बताते जाएंगे। पोस्ट सेल सर्विसेज, वेरी राइट, ये भी इसमें के अंदर आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वेल डन। इन्वेंटरी कॉस्ट विल आल्सो बी एडेड। तो डिस्काउंट्स गिवन, तो ये अब वो तमाम कॉस्ट है। और इसमें से एक चीज थोड़ी सी मिस हो रही है टुवर्ड्स द वेरी एंड, बल्कि 2 चीजें मिस हो रही हैं आई गेस। प्रोडक्शन कॉस्ट की बात किसी ने नहीं की। नेचुरली थ्रू आउट द लाइफ साइकिल
प्रोड्यूस करना आपने, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स लगने हैं, इन्वेंट्री की कॉस्ट बता दिया आपने, और बिल्कुल आखिर में क्या होगा जी, जब प्रोडक्ट डिक्लाइन की तरफ जा रहा होगा तो उस वक्त भी एक कॉस्ट इनकर हो रही होती है जिसको हम रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल कॉस्ट कहते हैं। तो ये चीजें आपके आंसर में भी मौजूद थी, मैं ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड नहीं करूंगा। मैं आपके पास आंसर अगर मैं यहाँ से खोल सकूं तो मैं जस्ट यही आपको दिखाना चाहूंगा कि जब आप इसके आंसर्स को देखते हैं तो आपको यही चीज मिलती है, और बेसिकली ये उस बुक का ही वो एक्सट्रैक्ट है जो जिस रिसोर्स को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे ये चीज ऐसा लिखी हुई है। तो ये आपका आंसर है, इसी पे आपको 4 नंबर मिलने हैं। ये जिस तरीके से लिखे हैं आप इस तरह से लिखें, या जिस तरीके से आप मुझे बता रहे हैं, लाइक किसी ने कहा हाउ मच स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग, तो whatever language you use, the important thing is this कि आप वो तमाम कॉस्ट कवर कर पाएं जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल पे लगनी होती है। तो उसके अंदर यहाँ पे देख लें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, आपने मुझे बता दी। टेक्निकल डाटा कॉस्ट है, अगर आप कोई टेक्निकल डाटा परचेज करते हैं related to the market of the product and related to any demand or something like consumer data, customer data, फिर ट्रेनिंग कॉस्ट है, इनिशियल ट्रेनिंग कॉस्ट है, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल लगती रहती है, मार्केटिंग कॉस्ट है। और इसमें हमने ये भी पढ़ लिया था कि ये कॉस्ट ओवर द लाइफ साइकिल वेरी भी कर रही होती है, लाइक शुरू में प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होती है, फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल आते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, ग्रोथ स्टेज पे मैच्योरिटी पे प्रोडक्शन कॉस्ट लोएस्ट होती है। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट शुरू में हाई होती है, फिर बाद में लो हो जाती है। इसी तरीके से मार्केटिंग कॉस्ट शुरू में आपको बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है, बाद में कम हो जाती है, और फिर डिक्लाइन के वक्त आप उसको, आपकी मर्जी होती है कि आप उसको मजीद विथड्रॉ कर लें। सो बेसिकली ये कंपोनेंट्स हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट के, ठीक है जी। और ये वो सारी लिस्ट बन जाती है। सवाल जरूरी होता है गौर से पढ़ना, क्योंकि अगर ये सवाल होता कि कंपोनेंट्स क्या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, तो फिर जवाब मुख्तलिफ होता, फिर हम इंट्रोडक्शन की बात करते, ग्रोथ की बात करते, मैच्योरिटी की बात करते, डिक्लाइन की बात करते। बट यहाँ पे उसने क्लियरली कहा है कि कंपोनेंट्स बताएं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट के कंपोनेंट्स बताएं, तो वो हमने बता दिया, ठीक है जी। आई गेस दैट्स एनफ। और इसके बाद हम बड़े एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, और वो भी आपके पास पेपर का ही एक क्वेश्चन है, और इसके अंदर देयर इज कॉम्प्लेक्सिटी। मुझे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट भी की कि मैं वो क्वेश्चन जो है वो करवाऊं, तो लेट मी जस्ट गो विद दैट क्वेश्चन अगेन। ओके जी, सो दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर 3। This is now question number 3, which is from past paper of SMA winter 2018. इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसकी रिक्वायरमेंट समझते हैं, और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड रिक्वायरमेंट्स भी हैं, और इसमें इसका लिंकेज भी है लर्निंग कर्व के साथ। लर्निंग कर्व से आपकी जान नहीं छूटने वाली, तो जितना जल्दी हो सके लर्निंग कर्व को ग्रिप कर लें, क्योंकि एवरी क्वेश्चन मोर और लेस have this component embedded into it. So Sialkot Sports is manufacturing new cricket balls for tournament. It is estimated that 4 lakh units of new balls will be sold for 450. 4 लाख यूनिट्स बनाएंगे, 450 रुपए पर बॉल के हिसाब से बिकेगी। डायरेक्ट मटेरियल और लेबर कॉस्ट इसमें जो है वो डायरेक्ट मटेरियल एंड अदर नॉन लेबर कॉस्ट जो है वो 350 है, और ये बैचेस में बनेगा। 25,000 बॉल्स का एक बैच होगा, और उसके बाद the direct labor cost is expected to reduce due to the effect of learning curve for the first 8 batches produced. तो पहले 8 बैचेस तक learning effect आएगा, उसके बाद जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी लर्निंग। जो 8वें बैच पे कॉस्ट आ रही होगी वही कॉस्ट बाकी बैचेस पे भी आ रही होगी। पहले बैच की जो कॉस्ट है वो 25,000, पहले बैच जिसमें 25,000 बॉल्स हैं उसकी जो कॉस्ट है वो 40 लाख है, 4 मिलियन, और 80% लर्निंग इफेक्ट है, फिक्स कॉस्ट कोई नहीं है। इतनी इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन के बाद आपसे जो पूछे जाने वाले सवाल हैं उसमें जो पहला सवाल है वो है एवरेज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर बैच फॉर द फर्स्ट 8 बैचेस। अच्छा, अब इसके अंदर आप अगर लेंथी प्रोसीजर अडॉप्ट करें
तो आप पहले आर्स निकाल लें और फिर उसके बाद आर्स के हिसाब से आप उन आर्स को सॉल्व करें, अदरवाइज आप डायरेक्टली कॉस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे पहले बैच की कॉस्ट दी हुई है, राइट, और पहले बैच की कॉस्ट कितनी है 4 मिलियन, तो आपने सिर्फ ये करना है कि लर्निंग कर्व थ्योरी को अप्लाई करते हुए पहले 8 बैचेस की कॉस्ट निकालनी है। तो डायरेक्टली आप वो जो ए लेते हैं, ठीक है, ए जिसको आप लेते हैं टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट बैच, ठीक है जी, तो यहाँ पे आप ए को ले लें कॉस्ट ऑफ मेकिंग फर्स्ट बैच। तो इससे पहले आप आर्स लेते थे, अब आपने ए को जो है वो कॉस्ट ले लिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सेव करेंगे अपना टाइम। तो अब इस रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए मैं उस इक्वेशन को अप्लाई करूंगा और मैं ए ले लूंगा 4 मिलियन को जो हमें गिवन है, और फिर x 8 बैचेस का पूछा है, b आपको पता है और यहाँ पे गिवन भी है b यहाँ पे गिवन है -0.322। अगर ना गिवन होता तो मैं b को खुद कैलकुलेट कर लेता बाय टेकिंग log ऑफ r एंड डिवाइडिंग इट बाय log ऑफ 2। r यहाँ पे गिवन है 80%, तो अगर ये मुझे ना भी पता होता तो मैं b की वैल्यू निकाल लेता। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 20479694। तो ये आपका आंसर आता है। तो ये आंसर क्या बता रहा है? ये आंसर ये बता रहा है कि अगर आप 8 बैचेस बनाते हैं तो 8 बैचेस पे जो आपकी कम्युलेटिव एवरेज कॉस्ट आएगी वो 2.047 मिलियन है। तो ये आपका आंसर है। अच्छा जी, अब दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आप बताएं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ 8th बैच। अब ये भी हम बहुत दफा कर चुके हैं रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर हमने एक स्पेसिफिक बैच की कॉस्ट या आर्स निकाल लेते हैं। अब इसके लिए हमें 7 बैचेस की एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद अच्छा पहले तो उसके लिए हम 8 बैचेस की टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसी को मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बैचेस वुड बी, इसे हम जस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16,381,552। ये क्या है जी? टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बैचेस। फॉर्मूला आपको एवरेज कॉस्ट बताता है, जब आप उसको नंबर ऑफ बैचेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब मुझे ये प्रोसीजर रिपीट करना है विद 7 बैचेस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम ये कहेंगे कि ए वही रहा और यहाँ पे हम 7 की वैल्यू डाल देंगे, बी भी वही है, और अल्टीमेटली हमारे पास जो 7 बैचेस की जो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी वो 2137659 आ जाएगी। और फिर इसको आप सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल कॉस्ट आएगी वो 14963,613 आ जाएगी। तो ये 7 बैचेस की टोटल कॉस्ट है, और ये जो है वो 8 बैचेस की टोटल कॉस्ट है। तो अब क्या करना है, 8 बैचेस की टोटल कॉस्ट में से आपने 7 बैचेस की टोटल कॉस्ट निकाल देनी है। तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी ऑफ 8 बैच विच इज 1417939। मैं ये बहुत क्विकली कर रहा हूँ, शायद इससे भी क्विकली करना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार आपको कहता हूँ कि कुछ चीजें सवालों में रेपिटेशन आती हैं, उसको इतना गौर से और इतना थॉरली करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये आप जब भी करेंगे तो उसका जवाब इसी तरीके से सही आएगा, तो हमें जो एडिशनल पॉइंट है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैंने इसको आपको बड़ा क्विकली समझा दिया। अच्छा, अब तीसरा सवाल ये है कॉन्ट्रीब्यूशन टू बी अर्न्ड बता दें। ठीक है जी। सो तीसरी रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रीब्यूशन टू बी अर्न्ड फ्रॉम दी सेल, ये बता दें। ठीक है जी। तो इसके लिए अब हम इसको ऊपर ले जाते हैं। अब कंट्रीब्यूशन टू बी अर्न्ड के लिए डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड योर वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में नॉन लेबर रिलेटेड दी भी है, और लेबर रिलेटेड जो है वो आप के पास जो है वो
हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो सेल्स निकाल लेते हैं। तो सेल्स निकालने के लिए हमारे पास सेलिंग प्राइस दी हुई है यहाँ पे 450 और हमें बताया हुआ है कि जो यूनिट्स हैं एंटायर लाइफ साइकिल के वो 4 लाख हैं। तो इस प्रोडक्ट का जो एंटायर लाइफ साइकिल का जो रेवेन्यू बनेगा वो बनेगा 180 मिलियन। ठीक है जी। अब इसमें से हमने इसकी कॉस्ट माइनस कर देनी है। सबसे पहले आप नॉन लेबर रिलेटेड कॉस्ट जो अलहदा से दी हुई है 350 उसको आप माइनस कर दें। तो अगर आप 4 लाख को 350 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनती है 140 मिलियन। एक तो ये हमने निकालनी है। फिर दूसरा हमने इसमें से लेबर रिलेटेड कॉस्ट निकालनी है। अच्छा, अब जो लेबर रिलेटेड कॉस्ट है वो कैसे निकलेगी, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक वर्किंग देता हूँ। उसके लिए हमने कहा कि जो पहले 8 बैचेस की कॉस्ट है वो आप देखें यहाँ पे हम निकाल चुके थे 16, 16, 381, 552। तो चूंकि टोटल 16 बैचेस हैं। अच्छा, अब ये भी देख लें कि 16 बैचेस वाली फिगर मुझे कहाँ से पता लग रही है। ये वैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि मैं ये कैसे कह रहा हूँ कि 16 बैचेस हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट 8 की कॉस्ट में अलग लूंगा, राइट, और उसके बाद जो 9 से 16 है उसकी कॉस्ट में अलग लूंगा। तो मुझे कोई बताएगा कि ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि देयर आर टोटल ऑफ 16 बैचेस इन दिस क्वेश्चन across the life cycle। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आप लोगों ने क्वेश्चन किया भी होगा। जी एमन खान, यू गॉट इट राइट। 8 बैचेस। अच्छा ठीक है, 4 लाख को 25,000 पे डिवाइड किया तो 16 बैचेस आ गए। तो सदफ ऑल्सो गॉट इट राइट, सुमैया गॉट इट राइट। तो यस, आई गेस दैट्स एनफ। तो यहाँ पे जिन लोगों को अभी भी नहीं पता लगा, मैं उनके लिए एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ कि 4 लाख यूनिट्स हैं और 25,000 पर बैच के हिसाब से बनाएंगे तो टोटल 16 बैचेस बनते हैं एंटायर लाइफ साइकिल के। अब पहले 8 बैचेस की कॉस्ट 16, 381, 552 ये थी। इसमें फिर हम क्या करेंगे, 9 से 16 की जो कॉस्ट है उसके लिए हम कॉस्ट ऑफ 8th बैच लेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कॉस्ट ऑफ 8th बैच लेंगे, ये रहा, और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 8th बैच, क्योंकि 8वें बैच से लर्निंग जो है वो सीज हो रही है, तो वो 8वें बैच की जो कॉस्ट है वही 9वें की है, वही 10वें की है, वही 16वें की है। तो 1470,939 जो कि 8वें बैच की कॉस्ट है उसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो फिगर आती है, इसको आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरे पास जो, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास ये फिगर इस वक्त अवेलेबल नहीं है। 14,17,939 टाइम्स 8, तो ये आती है 11,343,512। अब अगर मैं यहाँ पे ये ले लूँ 11,343,512 और इन दोनों को प्लस कर दूं तो जो लेबर रिलेटेड कॉस्ट है वो 27,725,064 बनती है। ठीक हो गया जी। तो ये जब आप माइनस करेंगे तो आपका जो कंट्रीब्यूशन बनता है वो 12,274,936 बनता है। ये एक तीसरी रिक्वायरमेंट थी जिसमें हमने कंट्रीब्यूशन निकालना था। वो रिक्वायरमेंट भी अब हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर ली। ठीक है जी। समवन इज सेइंग की आवाज नहीं आ रही, तो इतने सारे लोगों को आ रही है। मेरे ख्याल में प्रॉब्लम शायद आप चेक कर लें, आपके सिस्टम में ना हो, बाकी वी गॉट इट राइट। ओके जी। तो अब जो इसकी अगली रिक्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे स्टूडेंट्स ने आज यही मैसेज किया कि सर वो रिक्वायरमेंट समझा दें। तो अब डेफिनेटली उस रिक्वायरमेंट को समझाने के लिए मुझे ये सारा कुछ पहले करना था, तो वो अब हमने कर लिया है। नाउ वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड दिस रिक्वायरमेंट भी। अब जरा इसको गौर से समझिएगा और फिर उसके बाद मैं आपको एक मौका देता हूँ सवाल पूछने का। तो रिक्वायरमेंट भी, अब दोबारा वहां चले जाते हैं सवाल पे, सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है जी, ड्यू टू लो लाइफ टाइम प्रोडक्ट वॉल्यूम ऑफ 400,000 यूनिट्स द कंपनी नाउ बिलीव्स दैट लर्निंग में कंटिन्यू थ्रू आउट इट्स एंटायर प्रोडक्ट लाइफ। तो अब कंपनी ये समझती है, जो पहले वो समझती थी कि 8वें बैच पे लर्निंग स्टॉप हो जाएगी,
अब कंपनी ये समझती है कि ये लर्निंग स्टॉप नहीं होगी बल्कि चलती रहेगी इंटायर लाइफ साइकिल तक, वो 16वें बैच तक भी चलती रहेगी। अब सवाल ये है कि आपने कैलकुलेट करना है रेट ऑफ लर्निंग, एक ऐसा रेट ऑफ लर्निंग जो कंट्रीब्यूशन अचीव कर पाए कितना। अब आपका कंट्रीब्यूशन का टारगेट भी दिया हुआ है 16 मिलियन का, तो वो क्या लर्निंग रेट होगा जिससे आप 16 मिलियन का कंट्रीब्यूशन का टारगेट अचीव करें। अच्छा, अब यही वो सवाल है जिसको मैं कहता हूँ कि ये जब भी कभी भी किसी को फर्स्ट टाइम आएगा तो उसको अच्छी खासी प्रॉब्लम होगी इसको समझने में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसको उस वक्त तक नहीं समझा जा सकता जब तक कोई आपको एक दफा समझाएगा नहीं। अगर आप इसको कंसंट्रेट करें, इस पे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, शायद घंटा भी सोचने में लगाएं, और यही मैं कहता हूँ कि इतनी जल्दी हार मानने की बजाय और सोल्यूशन देखने की बजाय आप इसी के ऊपर अच्छी खासी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो कहीं ना कहीं से माइंड आपका क्लिक करता है। एनीवेज, जब आप थक जाएं तो फिर यू कैन लुक एट दिस सोल्यूशन, और फिर इसका एक पॉइंट बना लें कि अच्छा अगर कंट्रीब्यूशन टारगेट दिया हो तो फिर आपने कैसे करना है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो पीछे जाके ये देखना पड़ेगा, और अगर मैं अब थोड़ा सा अपने पेन का कलर चेंज कर लूं ताकि जो है वो मिक्सिंग ना हो, तो अब यहाँ पे आप देखें कि इस वक्त जो आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12.274 मिलियन। वो क्या चाहते हैं जी, वो चाहते हैं कंट्रीब्यूशन कितना आए, टारगेट कंट्रीब्यूशन कितना है, 16 मिलियन। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोल्यूशन में सॉल्व किया, आई हैव माय ओन वे ऑफ एक्सप्लेनेशन जो कि मैं समझता हूँ ज्यादा लॉजिकल है। तो ये 12,274 जो इस वक्त आ रहा है कंट्रीब्यूशन, वो आपको टारगेट दे रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए, 16 मिलियन। अब ये 16 मिलियन का कंट्रीब्यूशन उस वक्त आएगा जब आपकी जो लेबर की कॉस्ट है वो कम होगी। इस वक्त 27 मिलियन है, अगर लेबर की कॉस्ट नीचे जाएगी तो आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, ठीक है जी। और लेबर की कॉस्ट कैसे नीचे जा सकती है, लेबर की कॉस्ट लर्निंग इफेक्ट की वजह से नीचे जा सकती है, और वो तो वो क्वेश्चन में बता रहा है कि चूंकि लर्निंग 8वें पे अब स्टॉप नहीं हो रही, 16वें तक जा रही है, तो अब यहाँ पे एक इशारा है कि लेबर की कॉस्ट जो है वो नीचे जाएगी। अच्छा, अब और कितनी नीचे जाए और उससे लर्निंग रेट क्या आ रहा हो, ये अब हमने कैलकुलेट करना है। तो अब सबसे पहले तो आप इस वक्त डिफरेंस ले लें कंट्रीब्यूशन का, जो करंट है और जो टारगेट है, ठीक है जी। तो टारगेट और करंट कंट्रीब्यूशन का फर्क ले लें। टारगेट है 16 मिलियन और करंट है 12.274 मिलियन। इन दोनों का फर्क ले लें, ठीक है जी। इन दोनों का फर्क बनता है 3725064, ये फर्क बनता है इन दोनों का। अब इतनी ही कमी अगर हम लेबर की कॉस्ट में कर दें, तो अब हम यहां पे कह रहे हैं लेबर कॉस्ट टू बी डिक्रीज्ड बाय दिस अमाउंट। तो लेबर की इस वक्त कॉस्ट क्या है, लेबर की इस वक्त कॉस्ट है 27725,064। इसमें अब हम कमी कर देते हैं, और कितनी कमी करनी है हमने इसमें, 3725064 इतनी कमी करनी है, क्योंकि हमने कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है। जब हम इतनी कमी करेंगे तो हमारी जो लेबर की जो कॉस्ट है वो होनी चाहिए 24 मिलियन। अभी तो है 27 कुछ मिलियन, तो ये 24 मिलियन होनी चाहिए। अच्छा, अब हमें 24 मिलियन, अब हमें पता लग गया कि लेबर कॉस्ट 24 मिलियन जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, इसको अब हम जरा पर बैच में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो इसको अगर मैं, अब ये कितने बैचेस की है 24 मिलियन, ये 16 बैचेस की। तो अगर मैं इसको पर बैच में कर लूं, क्योंकि एवरेज आ जाएगी ना, क्योंकि अब मुझे आगे से अब लर्निंग रेट निकालना है, तो लर्निंग रेट के लिए जो 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 मेथडोलॉजी है वो तो एवरेज कॉस्ट के हिसाब से चलती है। तो यहाँ पे 16 पे डिवाइड करने का मकसद ये है कि मुझे जरा पता लग जाए कि मेरा जो एवरेज लेबर कॉस्ट आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए 16 बैचेस की, जो कम्युलेटिव एवरेज आनी चाहिए। तो इसको अब मैं कह देता हूं कम्युलेटिव एवरेज, ठीक है जी, फॉर 16 बैचेस।
अब मेरे लिए सवाल थोड़ा आसान हो गया, ठीक है। इस सारे को कॉम्प्रीहेंड करने के बाद अगर मेरा दिमाग इतना चल पड़ा और मैंने वो टारगेट कंट्रीब्यूशन वाली बात समझ ली और उससे मैं लेबर पे पहुंच गया और उससे मैंने कम्युलेटिव एवरेज निकाल ली, तो अब मेरा सवाल इसलिए आसान हो गया क्योंकि अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरा जो पहला बैच पर टाइम लगता है वो 40 मिलियन है, ठीक है जी। सॉरी, अब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि 8 बैचेस की जो 16 बैचेस की जो कम्युलेटिव एवरेज है वो 1.5 मिलियन है। पहले बैच पे 40 मिलियन लगता है, सॉरी 4 मिलियन, और फिर 3 दफा, 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4 और 4 से 8। तो पहले बैच पे 4 मिलियन की कॉस्ट लगी। वो क्या लर्निंग रेट है जिससे मेरी 16 बैचेस की कम्युलेटिव एवरेज 15 लाख आ गई? वो क्या कम्युलेटिव रेट है हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि 3 दफा वो रेट मल्टीप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 8 और 8 से 16, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 दफा ये रेट अप्लाई हुआ। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जिस तरीके से अब हम रेट निकालते हैं तो यहाँ पे उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लें। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आर आ जाएगा वो 78% आ जाएगा जी। तो ये इसका सोल्यूशन बनता है। और अब अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है तो जरूर पूछें। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपने कहीं पे मिस किया है तो आप जो है वो बता दें। 4 टाइम आर आएगा, 1 से 2, हाँ ठीक है जी, सॉरी मैं इसमें ये मिस कर गया हूँ। वेरी गुड, 4 टाइम आर आएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल आपने ठीक आइडेंटिफाई किया, 4 टाइम आर आएगा। तो एक दफा और लिख दें और इसको 4 कर दें। मैं चूंकि साथ साथ सोल्यूशन से आंसर देख रहा होता हूँ तो इसलिए मेरे फाइनल आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वर्किंग बहरहाल इसी तरीके से है कि 4 दफा आ रहेगा। 1 से 16 में 4 दफा जो कम्युलेटिव आउटपुट है वो डबल होती है। तो जी थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, और इससे ये भी पता लगता है कि आप लोग सही फॉलो कर रहे हैं। अब एक सवाल है जी के 2-3 सवाल हैं, और एक सवाल है फॉर्मूला से करवा दें। दानियाल, इसको फॉर्मूला से करने की कोशिश ना करें। मैं आपसे आज शायद लेक्चर के बाद फॉर्मूला से करने की मेथडोलॉजी शेयर कर लूंगा। वो इतनी कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं। तो अब वो आप फॉर्मूला से जब करेंगे तो उसके अंदर वो लॉग वाली मेथडोलॉजीज, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड, इसलिए वो ना करें। वैसे भी आपको जो सवाल आता है उसी कॉम्प्लिकेशन को ज़हन में रखते हुए कि आप कोई मैथमेटिशियन तो नहीं है, जो आपको सवाल आता है वो एक सर्टन डबलिंग तक ही आता है, यानी कि 2 या 3 या 4 दफा, जिस तरह यहाँ पे 4 दफा डबल हुआ है, या इससे पहले सवालों में 3 दफा। आपको सवाल रेट निकालते वक्त ऐसा आ भी नहीं रहा होता कि आपको कोई कह रहा है कि जी आपकी ये चीज जो है वो 200 दफा डबल हो रही है और फिर आप रेट निकाल दें, क्योंकि वो जो प्रोसेस है फॉर्मूले से करने वाला वो कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनती हैं, उसके बाद लॉग्स के इफेक्ट को नलिफाई करना पड़ता है, और मैं अगर इस वक्त उसको समझाने की कोशिश भी करूं तो मुझे 10 मिनट लग जाएंगे। मैंने उससे भी कहा था स्मार्ट वे यही है कि कॉन्सेप्चुअली आप इसको जो है वो उसको सॉल्व करें, ठीक है जी। तो उसके बाद है कम्युलेटिव एवरेज ऑफ 16 यूनिट मीन्स टोटल टाइम टू मेक 16 यूनिट्स। नहीं, कम्युलेटिव एवरेज फॉर 16 यूनिट का मतलब है कि 16 यूनिट्स बनाने पे जो 16 के 16 यूनिट्स पे एवरेज आ रही है वो ये है। टोटल टाइम तो फिर आप इसको जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो फिर टोटल टाइम आएगा। तो ये 16 यूनिट्स बनाने की एवरेज है, तो इसलिए इसको आप एवरेज भी कह सकते हैं। आप कम्युलेटिव एवरेज से सिर्फ ये मतलब है कि कम्युलेटिव 16 यूनिट्स बनाने पे ये एवरेज आ रही है, अगर आप इसको इस तरह से समझना चाहें। अच्छा जी, फिर सवाल है सर ये आर 4 दफा कैसे आ गया, समझ नहीं आया। तो चलें फिर समझा देते हैं कि आपकी आउटपुट जो थी वो आपने पहला यूनिट बनाया तो आपकी आउटपुट डबल हुई, 2 हो गई, तो ये एक आर आ गया। फिर आपकी आउटपुट डबल हुई, ये दूसरा आर आ गया। फिर आपकी आउटपुट डबल हुई, ये तीसरा आर आ गया।
और फिर आपकी आउटपुट डबल हुई तो ये चौथा आर आ गया। तो इस तरीके से 4 आर आए और आपने R4 लिखा। ठीक है जी। तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चंस। और अब क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं, विच मीन्स कि समझ आ गया। चलें जी, कोई ये भी लिख सकता है कि समझ आ गया, ताकि मुझे ये इनपुट भी मिल जाए कि समझ आ गया। एक आधा लिख दे जरा। अंडरस्टूड, ठीक है जी, गॉट इट, डन जी, समझ आ गया। ओके जी, थैंक यू। तो अब आगे चलते हैं। आगे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लाई कर रहा है, और ये भी एक बड़ा वैरायटी क्वेश्चन है, और इसके अंदर भी जो है हमने चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करना है। तो लेट मी जस्ट स्विच बैक टू माय रेड पेन। So question number 4, ठीक है जी। चले जी, सवाल पढ़ते हैं। Varjan designs, develops and sells many PC games. Games have a short life cycle lasting around 3 years only. तो इससे एक बात पता लगी, शॉर्ट लाइफ साइकिल है। दूसरी बात पता लगी, 3 साल का लाइफ साइकिल है। Performance of the games is measured by reference to profits. तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट की जो प्रॉक्सी है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अच्छा, अब ये जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा अलग भी लिख लेता हूँ जी। परफॉर्मेंस मेजरमेंट आप सेक्शन सी में, यानी कि अभी तो हम सेक्शन ए पढ़ रहे हैं, सिलेबस का सेक्शन ए पढ़ रहे हैं, तो सेक्शन ई में जाके ये एक सेपरेट टॉपिक है परफॉर्मेंस मेजरमेंट का। वहां पे हम देखते हैं कि कौन कौन सी परफॉर्मेंस मेजर हो सकते हैं। लेकिन हमें वैसे ही पता है कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कि परफॉर्मेंस की जो बुनियादी मेजर है वो प्रॉफिट है। हम इनकम स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट है ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जो बुनियादी प्रॉक्सी है वो प्रॉफिट है, बट दैट इज नॉट द ओनली प्रॉक्सी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ये मुनासिब समझा कि मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट में बताऊं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का ताल्लुक परफॉर्मेंस मेजरमेंट के साथ भी जोड़ा हुआ है। नेचुरली एक क्वेश्चन का ताल्लुक जितनी चीजों के साथ जोड़ा जाएगा वो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसमें इस क्वेश्चन का ताल्लुक 4 चीजों से जुड़ा हुआ है। अभी आहिस्ता आहिस्ता वो आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि वो 4 चीजें कौन सी हैं। तो आगे वो ये कह रहा है कि Varjan accepts a net profit of 35% of turnover as reasonable. तो परफॉर्मेंस में प्रॉफिटेबिलिटी में ये कंपनी चाहती है कि इनको जो नेट प्रॉफिट आ रहा हो वो 35% आ रहा हो। ठीक है जी। और ये चाहते हैं कि इनको जो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स आ रही हो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स वो जो है 75% एक्सेप्टेबल है। तो ये इनके समझ लें जो हैं वो टारगेट्स हैं, ये अचीव करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस गेम्स को बनाने और बेचने से इनको 35% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, विच इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, और 75% का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, विच इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर आपको भूल रहा है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिफरेंस होता है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कंट्रीब्यूशन इज सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा जी, ये एक चीज है जो इन्होंने आपको बता दी टारगेट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है, नेक्स्ट आगे वो पैराग्राफ में ये कहता है कि Varjan has a large centralized development department which carries out all the design work before it passes the complete game to the sales and distribution department to market and distribute the product. यहाँ से हमें पता लग रहा है कि इनका एक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और वो डेवलप करता है और डिजाइन से लेकर और वो सारी कंप्लीट गेम करके फिर वो देता है सेल्स वालों को, डिस्ट्रीब्यूशन वालों को, वो इसको मार्केट करते हैं। तो ये एक नेचुरल एक सेटअप है और डिपार्टमेंटल हिरार्की है और लाइफ साइकिल का एक हिस्सा है। उसके बाद जी Varjan has developed a brand new game called Stealth and this has the following budgeted performance figure. अब यहाँ से फिर एक चीज आ गई बजटेड परफॉर्मेंस फिगर। तो आप देखें जी अब एक चीज आ गई बजटेड परफॉर्मेंस फिगर।
तो अब एक सवाल में आपको जो चीज दी हुई है वो बजटेड परफॉर्मेंस दी हुई है, एक्चुअल परफॉर्मेंस। बजट्स भी हम पढ़ेंगे जी आगे जाके, सेक्शन बी में बजट भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे उसके साथ भी जोड़ने की कोशिश की गई है, बजट्स के साथ और बजटेड परफॉर्मेंस के साथ। अच्छा जी, अब इस तरह के जब सवाल आते हैं तो स्टूडेंट पर थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज होता है कि ये सवाल किस चीज का है, ये सवाल लाइफ साइकिल का है, ये सवाल परफॉर्मेंस मेजरमेंट का है, ये सवाल बजट परफॉर्मेंस का है, ये हाई लो का सवाल है, ये लर्निंग कर्व का सवाल है, क्योंकि ये सारी वोकैबुलरी सवाल में यूज हो रही है और स्टूडेंट कंफ्यूज होगा। लेकिन अल्टीमेटली फिर रिक्वायरमेंट डिटरमिन करेगी कि हमें हमारे से पूछा क्या जा रहा है, तो फिर हम तय करेंगे हमने सवाल पे क्या करना है। फिलहाल तो हम इस सवाल को, और वैसे इसीलिए कहा जाता है कि आप सवाल को रिक्वायरमेंट से पढ़ा करें, तो वाल रिक्वायरमेंट्स तो यही है कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए आप इसके बजट रिजल्ट्स बनाएं और पसंद आए, तो उस रिक्वायरमेंट में दोबारा भी आता हूँ। अच्छा, अब बजट परफॉर्मेंस के लिए वो कहते हैं जी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इज 30 पर गेम, और एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट शो, ठीक है जी। अब ये भी बड़ी एक अगेन इस सवाल में एक वो आ गया कि कॉस्ट का एनालिसिस, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे इस वर्ड को भी लिख देता हूँ, कॉस्ट एनालिसिस। वो क्या कहता है जी, वो ये कहता है कि 10,000 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट 1,30,000 होगी। ये कुछ इस किस्म की इंफॉर्मेशन है कि 10,000 यूनिट्स पे कॉस्ट 1,30,000 होगी, और जब यूनिट्स 14,000 हो जाएंगे तो टोटल कॉस्ट 1,50,000 हो जाएगी, ठीक है जी। और अगर वॉल्यूम एक्सीड करता है 15,000 यूनिट्स, ठीक है जी, तो फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 50%। ये भी एक बीच में उन्होंने एक लाइन डाल दी है। अब ये क्वेश्चन जुड़ गया कॉस्टिंग के साथ और कॉस्ट बिहेवियर के साथ और फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट और मिक्स कॉस्ट के साथ। ये तो उन्होंने आपको मिक्स कॉस्ट बता दी कि 10,000 पे एक 30 है और 14,000 पे एक 50 है। तो अब यहाँ पे वो एक जो होता है हाई लो मेथड आप पढ़ते हैं, तो उससे आपको फिक्स कॉस्ट को अलग करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट को अलग करना पड़ेगा, तो वो वाली एप्लीकेशन भी इसके अंदर आ गई। तो अब जरा देखते जाएं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात है, बजट्स की बात है, कॉस्ट एनालिसिस बीच में आ गया। अच्छा जी, शुक्र है लर्निंग कर्व नहीं आया, वरना यहाँ पे एक चीज और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने सेल्स वॉल्यूम बता दिए हैं कि पहले साल 8,000 यूनिट सेल हुए हैं, फिर दूसरे साल 16,000 यूनिट सेल हुए हैं, फिर तीसरे साल 4,000 यूनिट सेल हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि मार्केटिंग की कॉस्ट जो है वो 60,000 है ईयर 1 में और 40,000 है ईयर 2 में। फिर डेवलपमेंट की कॉस्ट बताई। अच्छा, यहाँ पे फिर एक ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, जिसपे वो ये कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट की कॉस्ट है वो गेम को लॉन्च करने से पहले लग चुकी थी, यानी कि ईयर 1 में गेम लॉन्च हो रही है, इससे पहले 3 लाख रुपए गेम की डेवलपमेंट पे लग चुके थे, क्योंकि ऊपर भी वो ये बता रहा है कि पहले गेम डेवलप होती है फिर पास ऑन होती है मार्केटिंग के लिए और सेल्स के लिए। अच्छा, अब पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज कॉस्ट आर रिटन ऑफ टू द इनकम स्टेटमेंट एज इनकर्ड, ठीक है जी। अब जितनी भी डेवलपमेंट कॉस्ट है वो कंपनी ने जिस साल में वो इनकर हुई थी, और वो इनकर हुई थी ईयर 1 से पहले पिछले साल, तो कंपनी ने सारी की सारी राइट ऑफ कर दी है, सारी की सारी एक्सपेंस कर दी है। तो वो अब जाहिर बात है कि हमारे जो बजट्स में नहीं आएगी, लाइफ साइकिल में आएगी या नहीं आएगी, ये सवाल मुझे आपसे पूछना पड़ेगा बाद में। बट फिलहाल ये एक मैंने क्वेश्चन को आपको डी कोड करके दे दिया है। अब आते हैं रिक्वायरमेंट पे। सो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो 2 हैं, ठीक है जी। पहली रिक्वायरमेंट जो है वो थियोरेटिकल है, और यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट एक दफा फिर थियोरेटिकली रिवाइज हो जाएगा। वो ये है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स बिहाइंड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। एक क्वेश्चन आया है, मैं जरा पहले इसको देख लूं। R&D कॉस्ट ऑलवेज फर्स्ट ईयर में आएगी। देखें जी, ऑलवेज वाली बात तो मैं वैसे ही नहीं मानता होता। ऑलवेज पे आप कभी बिलीव भी ना किया करें, बहुत कम चीजें हैं जिसमें ऑलवेज का वर्ड जचता है, तो ऐसा तो नहीं है, मैं इससे डिसएग्री करूंगा। क्वेश्चन के सिनेरियो को जरूर पढ़ा करें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जरूरी नहीं है कि वो एक साल पहले ही राइट ऑफ कर दें, हो सकता है वो पहले साल में ही इनकर हो रही हो, कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि इसका
फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी एक अलग से है, हम स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हैं। अच्छा, explain the principles behind life cycle costing and briefly state why Virgin in particular should consider these life cycle principles। अच्छा, अब इसका जवाब क्या? देखिए, जब आपसे कोई थ्योरेटिकल सवाल पूछा जाता है, अब यहाँ पे आप जरा नोट कीजिएगा इस सवाल को, देखें एग्जाम टैक्टिक्स बड़े मैटर करते हैं। पहले सवाल का ऐसा एक्सप्लेन करें प्रिंसिपल्स। अब ये तो आपका रटा रटा है जवाब, क्योंकि आपसे पूछा ये जा रहा है कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है क्या, उसके बुनियादी असूल क्या है। दूसरा सवाल जरा जो है वो स्पेसिफिक टू दी कंपनी है, स्पेसिफिक टू दी सिनेरियो है केस। अब वो पूछ रहे हैं कि बताएं वर्जिन के लिए ये प्रिंसिपल यूज करना क्यों जरूरी है, इस कंपनी के लिए क्यों जरूरी है इन प्रिंसिपल्स का यूज करना। ऊपर उसने एक सिनेरियो भी दिया हुआ है। तो इस किस्म का सवाल स्टूडेंट से डिमांड करता है कि वो जवाब दो हिस्सों में ही दें, क्योंकि दो हिस्सों में सवाल है। तो पहला सवाल का जवाब तो बड़ा रटा रटा है, सोल्यूशन तो भी पढ़ लीजिएगा, मैं उसको रीआइटरेट कर देता हूँ यहाँ पे आपकी आसानी के लिए। और वो जवाब यही है कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का बुनियादी प्रिंसिपल यही है कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ट्रेस करता है, एक्यूमुलेट करता है तमाम कॉस्ट को from the design stage to the cessation, from the design stage to the decline stage, from the development stage to the decline stage। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एक्यूमुलेट करता है तमाम कॉस्ट को ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, और ये इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है कि शुरू में प्रोडक्ट पे लगने वाली कॉस्ट जो है वो ज्यादा होती है। अच्छा, अब इसी दो लाइनों के साथ आपने दो लाइनें अब इस सेंस में भी लिखनी है कि बताएं इस कंपनी के लिए ये प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना क्यों जरूरी है। तो देखें, इस कंपनी में क्लियरली ये बात लिखी हुई है कि 3 लाख रुपए तो सबसे पहले लगते हैं प्रोडक्ट को डेवलप करने में। तो एक डिजाइन की और डेवलपमेंट की अच्छी खासी कॉस्ट है। फिर इस कंपनी का प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल भी बड़ा शॉर्ट है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये कंपनी चाहेगी कि एक तो भाई इतना पैसा पहले लग गया 3 लाख रुपया, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल भी शॉर्ट है। तो ये कंपनी जरूर देखना चाहेगी कि इस प्रोडक्ट को इसी स्टेज पे वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को एग्जामिन कर लें, और वो ये देख लें कि वो जो हम चाह रहे हैं कि इतना प्रॉफिट आए और इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन आए, क्या उनकी ख्वाहिश जो है, क्या वो जो रिटर्न जो है वो ये प्रोडक्ट दे भी पाएगा ही नहीं दे पाएगा। और अगर ये प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा तो हम आज ही कुछ ऐसा करें जिसमें कुछ हम इसकी कॉस्ट कट करके और कुछ प्राइसिंग की मैन्यूवरिंग करके हम कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि वो फिर जो हमारी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। तो ये इस कंपनी के लिए डेफिनेटली ये बहुत जरूरी है लाइफ साइकिल प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना, ताकि ये बेटर कॉस्ट प्लानिंग कर सकें और बेटर कॉस्ट कंट्रोल कर सकें। ये दोनों चीजें, बेटर कॉस्ट प्लानिंग और बेटर कॉस्ट कंट्रोल, ये फिर ऑटोमेटिकली जो है वो इस प्रिंसिपल से होने वाले फायदे हैं। तो मैंने दो बातों का यहाँ पे जवाब आपको दिया, यही दो बातें आपसे एक्सपेक्टेड हैं। पहला, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एक्यूमुलेट करती है तमाम कॉस्ट को ओवर द लाइफ साइकिल। दूसरा, इस कंपनी का लाइफ साइकिल शॉर्ट है, ऑलरेडी डेवलपमेंट कॉस्ट ज्यादा लगा चुके हैं, क्या वो कॉस्ट के मुकाबले में उनका रिटर्न आ पाएगा नहीं आ पाएगा, आज लाइफ साइकिल बेसिस पे एनालिसिस कर लें, और अगर वो लाइफ साइकिल रिटर्न्स उनके टारगेट से कम है तो आज कॉस्ट प्लानिंग और कॉस्ट कंट्रोलिंग कर लें, तो कल उनको फिर वो टारगेट जो है वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। तो यही एक फायदा है, ये एक ब्यूटी है इस टेक्निक की। अब आगे चलते हैं, और अच्छा चले मैं एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर किसी का क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड, इस डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। मोहिब ने पूछा भाई, टू कैलकुलेट ब्रेक इवन, to estimate profit, to estimate how much units to produce, etc. etc. जी ये भी valid answers हैं। This could also be part of the answer। ठीक है जी, गुड हो गया, आगे चलते हैं। अब सवाल ये है कि प्रोड्यूस द बजटेड रिजल्ट्स फॉर द गेम। बजटेड रिजल्ट्स आप प्रोड्यूस करें, बजटेड रिजल्ट्स। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन थोड़ा सा बजट्स का भी बन गया, और फिर उसमें हाई लो एसिड भी आ जाएगा।
एंड ब्रीफली असेस द गेम एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, और आपने परफॉर्मेंस को भी असेस करना है। अब ये फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट में कभी सवाल आ गया। फिर कहता है कंसिडरिंग द होल लाइफ साइकिल ऑफ द गेम, आपने होल लाइफ साइकिल ऑफ द गेम को कंसिडर भी करना है। अच्छा, बजटेड रिजल्ट्स ही बनाने हैं ईयर टू ईयर, इनके साल, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, और फिर वो कहता है जी कि आपने जो इंटायर लाइफ साइकिल है उसके बेस पे भी एनालिसिस करना है। तो ये एक लंबा चौड़ा एनालिसिस बन जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम अब क्या करते हैं, ईयरली बजट रिजल्ट्स बनाते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका ईयर 1, ये हो गया आपका ईयर 2, और ये हो गया आपका ईयर 3, और ये अब लेट्स से हम फिलहाल एक टोटल को कॉलम बना लेते हैं। तो अभी आप ये देखें कि अगर ये कंपनी पीरियोडिक बेसिस पे ही चल रही हो, क्योंकि बजट रिजल्ट्स जब ये कंपनी बनाएगी तो बजट रिजल्ट्स में तो ये कंपनी लाइफ साइकिल प्रिंसिपल्स को यूज नहीं कर रही। बजट रिजल्ट्स के लिए जो ऊपर उन्होंने डेटा दिया हुआ है वो तो हम एज इट इज ही यूज करेंगे, फिर बाद में हम इसका लाइफ साइकिल बेसिस पे भी एनालिसिस करेंगे। तो समझ लें कि ये कोई सॉर्ट ऑफ फिलहाल हम पीरियोडिक एनालिसिस ही कर रहे हैं। तो पहले साल की सेल्स 8000 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 30 है, 8000 को 30 से ज़रब दे दें, 2,40,000 की सेल बनती है। दूसरे साल 16,000 को 30 से ज़रब दे दें, 4,80,000 बनता है। तीसरे साल 4,000 को 30 से ज़रब दे दें, 1,20,000 बनता है। तमाम सालों की आप सेल्स जमा कर लें, एक्यूमुलेट कर लें रेवेन्यू को, 8,40,000 बनता है। वेरी सिंपल, सेल्स के यूनिट दिए में, प्राइस भी दी हुई, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ जाए कॉस्ट पे। अच्छा, अब कॉस्ट के लिए कॉस्ट का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। 10,000 यूनिट्स पे कॉस्ट 13,000 थी, 14,000 पे 1,50,000 है। अब यहाँ पे बजटेड हमारे पास यूनिट्स तो मौजूद हैं, हमें ये तो पता है कि पहले साल जो बजटेड जो सेल्स है वो 8,000 है। अब 8,000 यूनिट्स पे कितनी कॉस्ट होगी हमें नहीं पता, हमें बताया नहीं हुआ। 16,000 पे कितनी होगी नहीं बताया हुआ, 4,000 पे कितनी होगी नहीं बताया हुआ। तो अब क्या करें जी, हमें तो ये बताया हुआ 10,000 और 14,000 पे कितनी है, तो क्या करें जी, कोई जवाब देंगे आप? हाई लो मेथड यूज करेंगे जी, बिल्कुल हम हाई लो मेथड यूज करेंगे। तो हाई लो मेथड कैसे यूज करना है आपको फंडामेंटल्स में, और फिर उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये चीज आप पढ़ लेते हैं। हाई लो मेथड के लिए आप इधर से डिफरेंस ले लेंगे किसका, यूनिट्स का, ठीक है जी 4,000, और इधर से डिफरेंस ले लेंगे किसका, कॉस्ट का 20,000, और फिर एक वेरिएबल रेट निकालेंगे जो कि डिफरेंस इन कॉस्ट को डिफरेंस इन यूनिट्स को डिवाइड करने से आता है। और वो वेरिएबल रेट कितना आ रहा है, वो वेरिएबल रेट आपका आ रहा है 5। और जब आपको पता लग गया कि वेरिएबल रेट 5 है, तो 10,000 यूनिट्स के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई, 50,000। अब मैं यहाँ पे एक और कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ वेरिएबल कॉस्ट का। तो एक 30 में से अगर 50,000 वेरिएबल कॉस्ट है तो फिक्स कितनी होगी, 80,000। और फिर इसी तरीके से अगर मेरे 14,000 यूनिट्स हो देते हैं तो 14 ज़रब 14 ज़रब 5 70,000, और फिर हमारे पास फिक्स कॉस्ट 80,000 आ गई। तो एक बात हमने यहाँ पे इस एनालिसिस से कर ली कि फिक्स कॉस्ट 80,000 है और वेरिएबल कॉस्ट है वो 5 पर यूनिट है। तो ये हाई लो मेथड जो हमें बेसिकली सिखाया जाता है, उस मेथड को यूज करते हुए हमने कॉस्ट की कैलकुलेशन कर ली। अब इस कॉस्ट की कैलकुलेशंस को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने बजट्स में। तो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट हम ले लेते हैं। वेरिएबल थी 5, तो 8 इंटू 5 40,000, 16 इंटू 5 80,000, 4,000 इंटू 5 20,000, ये तो हो गई। अच्छा, फिक्स है 80,000। अच्छा, फिक्स के बारे में भी उसने ये कहा था क्वेश्चन में कि अगर वॉल्यूम 15,000 से बढ़ जाए तो फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी 50,000। तो बहरहाल 8,000 यूनिट्स पे तो फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ने वाली, वो तो वॉल्यूम अभी नहीं बढ़ा, तो 8,000 पे तो ये 80,000 ही रहेगी। इसको टेक्निकली फिर हम शायद स्टेप फिक्स कॉस्ट कह देते हैं जब वो बढ़ती है एक। तो फिलहाल 8,000 पे तो नहीं बढ़ने वाली, 4,000 पे भी नहीं बढ़ने वाली, इन दोनों पे तो 80,000 ही है। लेकिन जब आपकी 16 ईयर 2 आ रहा है जिसमें 16,000 यूनिट्स बनते हैं, तो ईयर 2 में 16,000 यूनिट्स के साथ जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो 1,20,000 हो जाएगी। 1,20,000 कैसे, 80,000 वही वाली
और प्लस 80,000 का 50% जो कि 40,000 बनता है, तो आपकी फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 1,20,000 बन जाएगी। तो ये जब हमने इसके अंदर ये चीज इनकॉर्पोरेट कर ली, मैं ये लास्ट लाइन मुझे जरा रेस करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास उसके बाद स्पेस नहीं बचती, तो मैं ये यहाँ से ये वाली लाइन रेस कर देता हूँ। समझा मैंने आपको दी। तो अब यहाँ पे दो कॉस्ट तो आ गई, फिर तीसरी कॉस्ट जो है उसने दी हुई है क्वेश्चन में, और वो कॉस्ट है आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट, और वो 60,000 है ईयर 1 में, तो वो कॉस्ट भी ले लें आप। मार्केटिंग की कॉस्ट 60,000 in year 1 and 40,000 in year 2, which means in year 3 there is no cost. अच्छा, अब साथ के साथ इसको हम जरा जो है वो क्यूमुलेटेड बेसिस पे भी देख लेते हैं। तो फिक्स कॉस्ट आपकी 80 और एक 20 और ये 2 80 हो गई, और फिर ये एक 40 वेरिएबल कॉस्ट हो गई, और फिर 1 लाख जो है वो आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट हो गई। और अब अगर हम इसको ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट निकालें तो वो प्रॉफिट ये आते हैं 8,000 और 2,40,000 और 20,000 और 3,20,000 अगर हम टोटल बेसिस पे निकालें। अच्छा, अभी मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ये जो टोटल बेसिस पे मैं ये जो कर रहा हूँ ये लाइफ साइकिल है, अभी हम ये बात नहीं कर रहे, इसके लिए अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। लेकिन फिलहाल हमने जब कंपनी के बजट रिजल्ट्स देखे, जो चीजें हमें जिस तरीके से बताई हुई थी, हमने जब पीरियोडिकली उसी तरह से रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो ये हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, अब जरा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इन रिजल्ट्स के हिसाब से कंपनी टारगेट्स अचीव कर रही है या नहीं कर रही। तो कंपनी ने टारगेट क्रिएट किया था नेट प्रॉफिट का 35% का और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स का 72% का। तो अब अगर आप इसमें पहले साल को देखें तो पहले साल का जो नेट प्रॉफिट है वो 60,000 है, और अगर आप इसको 240 पे डिवाइड करें तो ये 40% बनता है। और पहले साल का अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें तो कंट्रीब्यूशन 2,40,000 माइनस, इसमें से सिर्फ मुझे वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है 1 लाख, तो कंट्रीब्यूशन 1,40,000 है, और 1,40,000 को अगर हम 2,40,000 को डिवाइड करें, सॉरी इसमें से वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ 40,000 है, तो 2 लाख को अगर हम 2,40,000 पे डिवाइड करें तो इस पर कंट्रीब्यूशन 83% आ रहा है। तो मैं इससे ज्यादा पे नहीं जाऊंगा, एक मैं टोटल भी देख लेता हूँ। तो टोटल नेट प्रॉफिट जो है वो 3,20,000 है, और डिवाइड करेंगे 8,40,000 को, तो टोटल की सेंस में देखें तो नेट प्रॉफिट की परसेंटेज अराउंड 38% है। और अगर टोटल की सेंस में देखें तो इसमें से हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट निकाल देते हैं, तो हमारे पास जो टोटल सेंस में जो है वो 83%। तो अब देखें, अगर मैं इसको कंपेयर करूं इन रिजल्ट्स को जो कि पीरियोडिक बेसिस पे बन रहे हैं, तो जो कंपनी चाह रही है और जो उसका टारगेट है वो अचीव हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती कंपनी कर रही है इस एनालिसिस में, और जहाँ पे फिर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का जो पर्सपेक्टिव है वो आ जाता है, वो जरा आप स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे क्विकली, और फिर हमारे पास 6-7 मिनट हैं, तो मैं फिर इस क्वेश्चन को कंक्लूड करता हूँ। अब इस सारे एनालिसिस में कंपनी गलती क्या कर रही है, तो कोई एक चीज आप हाईलाइट करना चाहेंगे? जी, व्हाट इज द मिस्टेक कंपनी इज डूइंग? एक करेक्शन मुझे बताई गई है कि पहले साल में 40% नहीं आता, 25% आता है। जी, ये बिल्कुल ठीक है, बट ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट्स टारगेट्स मीट कर रहे हैं। जी, व्हाट मिस्टेक कंपनी इज डूइंग? डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं ले रही जी। ज़ीशान इज वेरी राइट इन सेइंग दैट costs already incurred would not be part of life cycle costing. जो कॉस्ट ऑलरेडी इंकर होगी है वो भी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग लाइफ साइकिल में कंसिडर करनी चाहिए। डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं आई, लाइफ साइकिल कॉस्ट इंप्लीमेंट नहीं की, मार्केटिंग कॉस्ट को 3 इयर्स में स्प्रेड नहीं किया, तो इसका जो बिल्कुल ठीक जवाब है वो है कि वो जो शुरू में 3 लाख की डेवलपमेंट कॉस्ट थी, ठीक है जी, 3 लाख की डेवलपमेंट कॉस्ट जो कंपनी ने शुरू में लगाई थी डिजाइनिंग में, वो कंपनी ने पीरियोडिक बेसिस पे तो पिछले साल ही एक्सपेंस कर दी, लेकिन डिजाइन स्टेज भी तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का हिस्सा है।
तो हम उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो अब अगर मैं इस सारे एनालिसिस को इसी तरह रखूं और लेट्स हम सिर्फ टोटल वाला एनालिसिस कीप करते हैं और हम कहते हैं जी टोटल रेवेन्यू कितना है 8,40,000, ये वही वाला है जो ऊपर हमने लिखा था 8,40,000। और अब मैं कहता हूँ जी टोटल कॉस्ट कितनी है और अब मुझे लाइफ साइकिल कॉस्ट की बात करनी है। तो टोटल कॉस्ट ऊपर तो आ रही है 3,20,000, 3,20,000, ठीक है जी। लेकिन जब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा डिजाइनिंग की कॉस्ट, क्योंकि मुझे ये कहा जाता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में तमाम कॉस्ट को एक्यूमुलेट करना है, डिजाइन पे भी, डेवलपमेंट स्टेज भी एक इंपॉर्टेंट स्टेज है, उसकी कॉस्ट को भी एक्यूमुलेट करना है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ जाती है 6,20,000। और इस 6,20,000 को जब मैं लेता हूँ और मैं यहाँ पे 8,40,000 में से माइनस करता हूँ 6,20,000, तो यहाँ पे 2,20,000 का कंपनी को प्रॉफिट आता है। कुछ आंसर स्टूडेंट देना चाह रहे हैं तो आई गेस वो यही है। मोहम्मद आसिफ नवाज से मिसिंग का मतलब क्या है जी? वो मुझे बता दें ताकि मैं उसको देख लूं। 3 लाख, अच्छा ठीक है ओके। नुमान इज सेइंग वेरी राइट, 3,20,000 इज अ प्रॉफिट नॉट अ कॉस्ट। वेरी गुड। तो ये एक चीज थोड़ी सी शायद वही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। ठीक है जी, टोटल कॉस्ट दोबारा देख लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट ये है जी, ये टोटल कॉस्ट है। तो ये टोटल कॉस्ट है 2,80,000, 2,80,000 और 1,40 और 1,00,000, तो ये बनती है 2,80, 3,20, 4,20, 5,20, तो 5,20,000 बनती है टोटल कॉस्ट। ठीक हो गया जी। और 5,20,000 का मतलब है कि आपकी जो टोटल कॉस्ट डिजाइन कॉस्ट की मिला के बनेगी वो ये है। और अब इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी तो सिर्फ इस पे ओवरऑल 20,000 का प्रॉफिट कमा रही है। अगर लाइफ साइकिल बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी इज अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ ओनली 20,000 रुपीज, जबकि कंपनी का टारगेट क्या है? कंपनी का टारगेट 35% का है। अगर आप इस प्रॉफिट को इस वक्त देखें तो ये ट्रांसलेट होता है सिर्फ 20,000 डिवाइडेड बाय 8,40,000 में। ये तो सिर्फ कोई हार्डली 2.4% का प्रॉफिट है। तो कंपनी इज वे बियॉन्ड इट्स रिक्वायर्ड टारगेट। अब जब कंपनी को ये पता लगता है लाइफ साइकिल बेसिस पे कि हमारी इस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही, तो अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी इसको इस कॉस्ट को बेहतर प्लान करेगी और फिर उसके बाद कुछ कॉस्ट को कंट्रोल किया जाएगा। अब वो कॉस्ट क्या कंट्रोल करनी है, दिस इज बियॉन्ड आवर स्कोप ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी मच अ प्रैक्टिकल इशू। तो ये एक सॉर्ट ऑफ एनालिसिस था। अब इस वक्त हमारे पास लास्ट 2 मिनट्स हैं। अगर इस एनालिसिस से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड या पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप जरूर पूछ लें। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है 16,000 यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट दोबारा बता दें। तो देखें जी, उसने कहा था कि जब वॉल्यूम 15,000 से ऊपर होगा तो फिक्स कॉस्ट 50% से बढ़ जाएगी। अब फिक्स कॉस्ट है 80,000, ठीक है जी। तो फिक्स कॉस्ट जब 80,000 है तो 16,000 यूनिट्स पे एक्सीड कर गया 15,000 से, तो 80,000 का 50% कितना बनता है? 40,000। तो 40,000 से फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, 80,000 पहले थी, 40,000 से बढ़ जाएगी, तो टोटल 1,20,000 हो जाएगी। तो ये आपके सवाल का जवाब था। और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ओके। अच्छा ओके, आई गॉट नाउ द आसिफ नवाज कमेंट एज वेल कि R&D कॉस्ट मिसिंग है। आपने चूंकि 2 सेंटेंसेस में लिखा है तो मुझे जरा पहले समझ नहीं आया था। बिल्कुल, इस एनालिसिस में R&D कॉस्ट मिसिंग है, वो अब हमने इनकॉर्पोरेट कर दी है। और इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो है वो अब हमारा एनालिसिस ठीक हो गया है और अब कंपनी अपना रिक्वायर्ड जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर रही, व्हिच मींस दे हैव टू डू समथिंग।
अच्छा जी, फिर वही कमेंट्स आ रहे हैं जी, प्लीज ऐड मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप इफ क्रिएटेड, सेंड यू मैसेज लास्ट वीक। मेरे पास से जितने भी मैसेजेस आए हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं, मैंने लिंक भेजा है। अदील, अगर आप मुझे एक दफा दोबारा मैसेज कर दें, आई थिंक वो मिस हो गया होगा, तो मैं आपको आज ऐड कर देता हूँ। फिर वही सवाल, फ्रॉम वेयर आई कैन गेट योर प्रीवियस लेक्चर नोट्स, इसके जवाब मैं बार बार दे चुका हूँ। गूगल क्लासरूम क्रिएट किया हुआ है, मुझे zmzishan@gmail.com पे आप एक ईमेल कर दें, मैं आपको गूगल क्लासरूम में ऐड कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे मैसेज कर दें, मुझे वैसे टेक्स्ट कर दें, मैं आपको गूगल क्लासरूम में ऐड कर दूंगा। उसमें तमाम लेक्चर्स और रिकॉर्डिंग्स और नोट्स मौजूद हैं, ये तकरीबन मैं हर लेक्चर के दौरान और एंड में कहता हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो नया होगा, टारगेट कॉस्टिंग, which is third element in cost planning. Naman Qureshi is raising hand में ऐसे जवाब नहीं दे सकता, कमेंट पे कर दें। आपका कमेंट था 80,000 फिक्स कॉस्ट, वो कैसे आई है? तो उसका जवाब हाई लो मेथड में, जब आपने वेरिएबल रेट निकाल लिया तो टोटल कॉस्ट में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो 80,000 की फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। रिकॉर्डिंग आप दोबारा देखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी।